आफ्टरनून। आरसीसी डिजाइन के क्वेश्चंस हैं, ये भी 2 वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे जो 2023 में एसएससी जेई में पूछे गए हैं। आपको याद दिला दें कि एसएससी जेई के 2023 के सॉइल क्वेश्चंस की सीरीज देखने के बाद अगर आप ईएससी प्री के क्वेश्चन 2024 के लगाएंगे तो शायद ही कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा हो जो ना लगे। एसएससी जेई 2023 के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखने के बाद जब ईएससी प्री 2024 लगाएंगे तो आपको उस डिस्कशन में जो हम डायमेंशन टच करते हैं उससे ईएससी प्री 2024 के 90% ऑफ द सॉइल क्वेश्चन सॉल्व होते दिखेंगे। ट्राई करके देख लीजिएगा, फिर बताइएगा कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपको लगा जिसमें आपको दिक्कत आई। 90% एक क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान देके नहीं देखा, लेकिन जितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं उनमें मैं ये पा रहा हूं कि वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं डिस्कस हो गया इस सीरीज में जो हमने डिस्कस किए। एज इट इज क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो एक डायमेंशन उससे टच होती है ओवरऑल पूरे सिलेबस की, पूरे कंटेंट की, वो अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए जब आप ये सुनते हैं कि ये पीवाईक्यू है, सीरीज में पीवाईक्यू डिस्कस हो रहा है, तो आप डिटैच होते हैं। उसके बाद जो रिलेटिवली लाभ उन लोगों को मिलता है जो देखते हैं उसे और उसको ग्रेस्प करते हैं, उसको लिखते हैं, तो वो फिर आप मिस कर जाते हैं। कंपटीशन में यही लैगिंग और लीडिंग का खेल होता है। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आईएस 456/2000 फॉर लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ कोलैप्स इन फ्रैक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इज करेक्ट। उसमें जो एजम्पशन है वो मेनली है तो 6-7। जो मेन एजम्पशन है उसमें एक तो यही है कि प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द एक्सिस रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दूसरा है मैक्सिमम स्ट्रेन जो है in concrete at the outermost compression fiber is 0.0035 in bending, और ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ जो कंक्रीट की है वो कंसीडरेशन में नहीं ली जाती है, कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ कंसीडरेशन में नहीं ली जाती है। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 0.67 एफसीके कंसीडर की जाती है, 0.67 एफसीके कंसीडर की जाती है। इसके अलावा आपका जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है वो 1.5 लिया जाता है। इसके अलावा जो मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रेनफोर्समेंट एट फेल्योर होती है वो होता है आपका FY/1.15 ES प्लस 0.002। अगर इसका फिगर आप ये याद करें तो किस तरीके का होता है, इस तरीके का फिगर होता है। ये से पैराबोलिक आती फिर आगे स्ट्रेट हो जाती है, ये 3 कर्व बनते हैं। एक आपका एफसीके को डिनोट करता है, एक 0.67 एफसीके को, एक 0.67 एफसीके अपन गामा को डिनोट करता है। तो ये इससे रिलेट करके चीजें हैं जो जनरली आपको पता होंगी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी है, बाकी ये गलत ऑप्शन है। कुल मिला के एजम्पशंस हमें पता हो तो ये क्वेश्चन इजिली लग जाता। अब इस पे कई क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 एजम्पशन दे दिए, उनमें वन ऑफ द नॉट है, कहीं पे सही है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बन सकते हैं। भी जो हमने फार्मूला बताया FY/1.15 ES प्लस 0.002, इसी में 4 ऑप्शन दे देंगे, 0.02, 0.002, 0.002, नन ऑफ द अबव। 1.15 की जगह 1.05 लिख देंगे, उधर 0.002 बना रहने देंगे। तो ऐसे तमाम तरीके से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रेनफोर्स कंक्रीट रिटेनिंग स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड्स स्केलेटल सपोर्ट टू अर्थन मटेरियल्स इज कॉल्ड। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से विवादित माना जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली में स्ट्रक्चर की बात अगर कर रहा है तो करेक्ट ऑप्शन होगा रिटेनिंग वाल। स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, अगर सॉइल की बात करें तब बैकफिल होगा। लेकिन जब हमें ऑप्शंस दिए हैं तो हमें वो फीलिंग पे जाना है, ना कि क्वेश्चन के टेक्निकल टर्म्स पे जाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका बैकफिल होगा। स्ट्रक्चरल बैकफिल इसको बोल दें तो ज्यादा अच्छा है। तो स्ट्रक्चरल बैकफिल का जो बेसिक पर्पज होता है वो अर्थ एंड मटेरियल को सपोर्ट करना, और एक तरीके से ये कंपोनेंट है बिल्डिंग एंड वॉल कंस्ट्रक्शन का जो रिस्टोर करता है स्ट्रेंथ ऑफ सराउंडिंग अर्थ टू इंश्योर ए स्टर्डी स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा गया है। एक आपका एसएससी जेई में आया जहां रिटेनिंग वॉल नहीं था, इसके पहले जब भी ये पूछा गया तो रिटेनिंग वॉल ही इसका करेक्ट ऑप्शन रहा है। तो रिटेनिंग वॉल, और अगर इस तरीके के ऑप्शन दिए हैं तब बैकफिल उस पर हम लिख सकते हैं। बैकफिल एक सॉइल है, एक तरीके से स्ट्रक्चर नहीं कह सकते हैं इसे टेक्निकल टर्म में। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन बैकफिल कंसीडर किया जाएगा ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ अदर ऑप्शंस। What is the minimum value of effective depth of a cantilever RCC beam of span 7 meter to satisfy the vertical deflection limit as per IS 456/2000? सबसे समझदारी है आरसीसी और स्टील के क्वेश्चन करने की कि इसे डाउनलोड कर लीजिए, और भाई जो भी आप यूज करते हो हाइलाइटर वगैरह
प्रिंट आउट ले लीजिए, पेंसिल ले लीजिए और पढ़ डालिए। तो आप ये मान के चलिए कि आपके आरसीसी और स्टील में जो क्वेश्चन कंपटीशन में आगे आपको बढ़ा देते हैं या पीछे कर देंगे, उन पर आपकी कमांड हो जाएगी। इसके अतिरिक्त जितने तरीके हैं कि उसमें से किसी ने निकाले 5 पेज की पीडीएफ बना दी, वो आपने पढ़ लिया, वहां गच्चा खाने की ठीक ठाक संभावनाएं। या दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूं, इससे रिलेट करके ईएससी, गेट, एई, जेई, इसके टोटल जितने क्वेश्चन हैं वो 2 बार लगा डालो। तो एक ऑप्शन ये है। मुझे लगता है कि पहला वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर है। खैर, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको बता दें। चूंकि कैंटिलीवर बीम है तो यहाँ पे स्पान अपॉन डेप्थ रेशियो 7 होगा, क्योंकि कैंटिलीवर है इसलिए 7 होगा। और सिंपली सपोर्टेड और कंटिन्यूअस बीम में 20-26 रहता है, ठीक है। तो 7 होगा। तो स्पान की वैल्यू यहाँ पे 7 है, डेप्थ हमें पता करनी है, आगे 7 इसकी वैल्यू होती है। ये बाई मतलब संयोग है यहाँ की, स्पान को उन्होंने 7 ही दे दिया है। तो डी की वैल्यू जब निकालेंगे तो 7/7 यानी 1 मीटर आ जाएगी, और 1 मीटर किसके इक्विवेलेंट होता है, 1000 mm के होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। कैलकुलेट द हुक लेंथ ऑफ द बार इन वन साइड विद ए डायमीटर ऑफ 16 mm। वन साइड का मतलब 1 हुक की लेंथ पूछ रहा है आपसे। ऐसे होता है, एक ये दो हुक, अगर ये पूरा जाएगा इसको बोला जाएगा लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ ए हुक बार। तो ये इतने हिस्से के हुक की लेंथ पूछ रहा है। ये होती है 4D इधर, 4D इधर, इधर D, तो टोटल 9D होती है, 9 टाइम्स डाया। और ये भी 9 टाइम्स डाया, और ये L। तो जब आप देखेंगे फार्मूला तो L + 18D मिलेगा टोटल लेंथ, और 9D मिलेगा 1 हुक की लेंथ। और यहाँ पे D 16 दे दिया, 16 9 144। तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आपके सामने है इस तरीके से। ये 4D फिर D, तो 9D हो जाता है, ठीक है। और यही अगर इस तरीके से कर दें तो इधर भी 9D, बीच में L, तो L + 18D हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ अंडर वाटर कंक्रीटिंग। ये क्वेश्चन अब बहुत वैसा हो गया है, ओपन हो गया है। जब से 2022 में यूपीपीएससी एई में क्वेश्चन आया, उसके बाद ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जेई, स्टेट जेई में पूछा जाता रहा। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि इसके प्रति आप कितनी गहरी अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी इसमें एक तो ये है कि कौन सा मेथड यूज करते हैं, और यूपीएई में पूछा गया तो नॉट, उसमें शायद ट्रेसर ऐसा कोई मेथड था जो उसमें नहीं था। बाकी इनमें से एक मेथड था, 2 मेथड थे, ट्रेमी मेथड था, बेल्ट कन्वेयर था, पंपिंग था, और एक ऑप्शन चौथा था जो उसका करेक्ट ऑप्शन था, उसमें नॉट पूछा गया था। यहाँ पे पूछा कौन सा अंडर वाटर कंक्रीटिंग में यूज किया जाता है, तो ट्रेमी तो यहाँ नहीं दिया है। यहाँ पे जो पंपिंग टेक्निक है वो मैच कर रही है, बैग्ड कंक्रीट है ये भी इसी का हिस्सा है, टॉगल बैग्स वही पर्पज है, हाइड्रोबाल मेथड वही, ये चारों हैं। तो क्या ये चारों का ऑप्शन वहां पे था? एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन था इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिखा था, फिर उसमें ऑप्शंस में थे 1 and 2, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ये चारों ऑप्शन इसके सही होंगे। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जरूर देखिएगा कि एक बार क्वेश्चन आया ट्रेमी मेथड अंडर वाटर कंक्रीटेड में, कौन केवल एक मेथड उसमें पूछा है ऑप्शन में, तो उसमें ट्रेमी मेथड है, वो सबसे कन्वीनियंट होता है अंडर वाटर कंक्रीटिंग में। तो इस हिसाब से क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन था। ए प्रॉपर कॉम्पैक्शन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट्स इन प्रॉपर कॉम्पैक्शन। जब प्रॉपर कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बात आएगी ही, और कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो एक्सपेलिंग इंट्रैप्ड एयर तो तुरंत ही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा तो करेक्ट हो गए। चेंज इन फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट इस कॉम्पैक्शन से चेंज नहीं होता है, तो ये करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ 1 and 2। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन, एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? स्टील स्ट्रेंथ एंड एरिया ऑफ बार, कंक्रीट स्ट्रेंथ, एरिया ऑफ बार, कंक्रीट स्ट्रेंथ और टाइप ऑफ बार पे डिपेंड करती है। नीचे हमने जो आपको दिखाया है उसमें यहाँ पे एक आपको वैल्यूज मेंशन करते हुए लिमिट स्टेट मेथड में कंक्रीट बार की जो स्ट्रेंथ है और जो टाइप है बार की उसके हिसाब से, मतलब प्लेन बार है तो अलग है, अगर डिफॉर्म बार हो जाएगा तो 60% आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और अगर यही कंप्रेशन में बात आ जाएगी तो 25% और इंक्रीज कर जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो टाइप ऑफ बार की बात हुई तो प्लेन और डिफॉर्म में फर्क है, डिफॉर्म में 60% बढ़ जाती है। कंक्रीट स्ट्रेंथ की बात करो तो इस पे हमने पिछले वीडियो में शायद स्टील में ही चर्चा हो गई है कि अलग अलग वैल्यू के लिए M20 के लिए अलग वैल्यू है, 1.2 है, M25 के लिए
1.4 है, फिर M30 के लिए 1.5। इस तरीके से अलग अलग कंक्रीट स्ट्रेंथ पर जो है वैल्यू बॉन्ड स्ट्रेस की अलग अलग होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कंक्रीट स्ट्रेंथ एंड टाइप ऑफ बार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द पावरिंग ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इन हॉट वेदर। देखो अभी वहां आया कंक्रीट क्योरिंग की बात आई, फिर ये कंक्रीट का आ गया। मतलब कंक्रीट जो टॉपिक है, केवल कंक्रीट, आरसीसी पे नहीं, केवल कंक्रीट टॉपिक से पूछा जा रहा है ठीक ठाक, और ये आपके लिए अननोन जोन हो जाता है, इसमें कम आपको महारत हासिल होगी। तो हॉट वाटर इफेक्ट्स कंक्रीटिंग में अपने आप में एक टॉपिक है जिसमें आपको 4 चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। एक तो इंक्रीज्ड वाटर डिमांड फॉर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, इंक्रीज वाटर डिमांड फॉर रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी। दूसरा है इंक्रीज्ड प्लास्टिक सिंकरेज, इंक्रीज्ड प्लास्टिक श्रिंकेज। इस पे भी काम करेंगे कि ये चीज सामने बनी रहे और थोड़ा छोटा लिखने पे काम आए। इस पे थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फिर है रैपिड इवेपोरेशन ऑफ मिक्सिंग वाटर और मिनिमल फिनिशिंग टाइम। तो जो आपके सामने क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो रैपिड तो ऊपर में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है, एज इट इज है जो इसके पॉइंट ऑफ व्यू में करेक्ट है। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है मोर फिनिशिंग टाइम, वहां पे होगा मिनिमल फिनिशिंग टाइम। तो करेक्ट ऑप्शन उसने यही पूछा कौन सा नहीं है अगेंस्ट हॉट वेदर इफेक्ट्स ऑन कंक्रीटिंग, तो मोर फिनिशिंग टाइम इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। 9th क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 in the case of columns of minimum dimension of 200 mm or under whose reinforcing bars do not exceed 12 mm the nominal cover used। ये IS कोड के हिसाब से 25 mm लिया जाता है। इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन और नए बनते हैं, उन पे नजर डाल लेते हैं क्या हो सकते हैं। पहले तो इससे रिलेट करके इंफॉर्मेशन क्या हम आपसे शेयर कर सकते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, यही जो IS कोड जिसमें 25 mm का कवर है, इसी में कुछ आगे पॉइंट्स हैं वो हम मेंशन कर रहे हैं। एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्स का है वो 0.8% से कम नहीं हो और 6% से ज्यादा नहीं हो। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। अब इसमें ऑप्शन अलग अलग हो जाएंगे, कहीं 1% से कम ना हो, कहीं 8% से, जिस तरीके से हो जाएंगे। दूसरी बात, मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, रेक्टेंगुलर कॉलम में 4, सर्कुलर कॉलम में 6। 2 क्वेश्चन यहां से हो गए, टोटल 3 हो गए। बार सेल नॉट बी लेस देन, कितने mm डाया से कम का नहीं होना चाहिए, 12 mm। चौथा क्वेश्चन ये हो गया। लीस्ट नंबर ऑफ इन हेलिकल रेनफोर्समेंट कितने होने चाहिए, 6। इसके बाद स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार शुड नॉट एक्सीड, किससे ज्यादा लॉन्गिट्यूडनल स्पेसिंग लॉन्गिट्यूडनल बार्स की किससे ज्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट जिनका है वो उस चीज को कमेंट में लिखते भी हैं। इसको हम आप कह रहे हैं कि स्पेसिंग ऑफ जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है वो किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको बताना होगा। लास्ट क्वेश्चन है साइड फेस रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड इन ए बीम व्हेन द डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड्स। साइड फेस रेनफोर्समेंट जो बीम में प्रोवाइड किया जाता है वो कब किया जाता है, जब डेप्थ ऑफ वेब एक्सीड्स कर जाता है 750 mm। 750 mm, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। साइड फेस reinforcement shall be provided along the 2 faces. The total area of such reinforcement shall not exceed 0.1% of the web area। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। And shall be distributed equally on 2 faces at a spacing not exceeding 300 mm or web thickness whichever is less। तो इस तरीके से इससे ये 0.1% और 300 mm इंपॉर्टेंट है इससे रिलेट करके। तो ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट के 80 क्वेश्चन तक के क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में जो लास्ट के हों, शायद एक आध क्वेश्चन उसमें और निकल आए। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 6 क्वेश्चन जैसे स्टील में है ऐसे ही 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पर सेट आरसीसी के भी आ रहे हैं। आगे बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। अगर एसएससी जेईई को देखो तो इसमें 2 गोल्डन ट्रायंगल बनते हैं मेरे हिसाब से। एक गोल्डन ट्रायंगल ये बनता है कि स्टील को रख दो, आरसीसी को रख दो और यहां पे बीएमसी को रख दो। अब इस बीएमसी में एक अलग से गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट होता है, एक केवल बिल्डिंग मटेरियल, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और तीसरा जो है वो आपका इक्विपमेंट वाला है। इक्विपमेंट जो कैलकुलेशन जो पूरी होती है उसमें कॉस्टिंग वाला इवैल्यूएशन का। तो ये जो 2 गोल्डन ट्रायंगल हैं, मैंने भी ये काउंट तो नहीं किया, मैं देखूंगा
मुझे लगता है कि 100 में से ये अराउंड 45 क्वेश्चन खींच ले जाएंगे, पॉसिबली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ दावे के साथ, लेकिन ये देखिएगा कि अगर ये इतना पोर्शन खींच ले जाते हैं तो इसके लिए एक हमें अलग से आपके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि इनके लिए एक अलग अलग डॉक्यूमेंट, ताकि आपकी प्रिपरेशन जो हो वो इस पे ठीक ठाक अगर कंसंट्रेटेड हो जाएगी तो वहाँ मार्किंग करना आसान होगा। और ये सबसे ज़्यादा इसमें कोडल प्रोविजन का यूज होता है, आईएएस कोड का। वैल्यू रिमेम्बरेंस का खेल है, स्मृति का खेल है कि चीज़ें याद रहती कि नहीं, कहाँ पे क्या। बिल्डिंग मटेरियल में तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहाँ पे कितनी पैकिंग है, कितना वॉल्यूम है। उल्टा आईएएस कोड तक पूछ देते हैं कि इसका नाम क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। खैर सीरीज मुझे लगता है आपको होगी। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस को शामिल करते हैं। थैंक्स फॉर